Welcome to Vedanta Coaching Academy. Today we will start with the new topic, that is Newton laws of motion. जनरली हम काइनेमेटिक्स में जो भी डील करते हैं वो हम मोशन के बारे में डील करते हैं, बट मोशन के पीछे क्या फोर्स है, क्या वजह है जिसके कारण वो मूव कर रहा है, वो हम वहाँ पे डील नहीं करते। बट जब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है, इस चैप्टर के ऑनवर्ड हम जो मोशन हो रहा है बॉडी के अंदर, क्या कारण है, किस कारण से बॉडी मूव कर रही है, वो कारण हम यहाँ पे ढूंढते हैं। वो कारण है फोर्स। सो जैसा कि हम आप सभी को पता है, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इसको लिखिए हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें सबसे एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए फोर्स के बारे में, कि फोर्स एक्चुअल में है क्या चीज़। हमें पता है कि फोर्स पुश और पुल होता है जिससे कि बॉडी की स्टेट चेंज हो जाती है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाएगी, अगर मोशन में है तो रेस्ट में जाएगी। तो जो हमारे पास फोर्स है, अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स होता है पुश और पुल होता है। पुश और पुल जो एक बेसिक डेफिनेशन है, जो की करती है दैट चेंजेस, बोल सकते हैं हम, दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ बॉडी, द स्टेट ऑफ बॉडी। इस फोर्स के कारण बॉडी की स्टेट चेंज हो जाती है। अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, अगर मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फोर्स। बट जैसा कि हमने बेसिक अपनी छोटी क्लास में हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूटन ने जनरली 3 लॉ दिए थे। पहला न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉज ऑफ मोशन और थर्ड लॉज ऑफ मोशन। तो हम इन लॉज ऑफ मोशन को वन बाय वन यहाँ पे कवर करेंगे। अगर मैं पहला लॉज ऑफ मोशन की बात करूँ, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। पहला लॉज ऑफ मोशन क्या है? ये है इनर्शिया। क्या है ये? लॉ ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं हम इसको। इसको हम लिखते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ जो न्यूटन का पहला लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये फर्स्ट लॉ था न्यूटन का। ये क्या स्टेट करता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई एक्सटर्नल एजेंट उस पर कोई फोर्स ना लगा दे। सपोज करो अगर ये ब्लॉक मेरे पास रेस्ट पे है, मतलब वेलोसिटी 0 है, ये हमेशा रेस्ट पे ही अटेन रहेगा, ये अपनी नेचुरल टेंडेंसी अटेन रखेगा। कब तक? जब तक ये इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। जैसे ही इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, उस फोर्स के कारण बॉडी अपनी स्टेट चेंज करेगी। वैसे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मान लो कोई एक बॉल है, ये बॉल मूव कर रही है विद वेलोसिटी, और बीच में कोई एक वॉल आ गई। इस वॉल के कारण जब ये बॉल इसके साथ कांटेक्ट में आई, तो इस वॉल ने इस बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की, जिस फोर्स के कारण जो वॉल ने जब इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई की, उस फोर्स के कारण इस बॉल की स्टेट चेंज होगी। मतलब ये मोशन से रेस्ट के अंदर आ गई। एक तो स्टेट भी चेंज हुई और इसका मैग्नीट्यूड भी अलग हो गया, क्योंकि पहले मैग्नीट्यूड कुछ और होता, उसके बाद में कुछ और आ गया। तो ये न्यूटन लॉज ऑफ फर्स्ट मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो पहला लॉज ऑफ इनर्शिया है, यही कहता है कि बॉडी कांट चेंज देयर स्टेट, देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। मतलब बॉडी तब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ओके, तो ये हमारा न्यूटन लॉज ऑफ जो लॉज ऑफ इनर्शिया है, पहला न्यूटन का लॉ है, ये स्टे करता है। सेकंड लॉज ऑफ मोशन जो होता है, जब सेकंड लॉज ऑफ मोशन,
न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? ये बोलता है कि एफ एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन है। मतलब एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन लॉज ऑफ, जो सेकंड लॉ है न्यूटन का, ये है कि जैसे ही बॉडी के ऊपर एफ एक्सटर्नल फोर्स लगी, उस एफ एक्सटर्नल फोर्स के कारण किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ये न्यूटन लॉज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब इसको अगर हम देखें ध्यान से, हमें एक चीज पता है, मोमेंटम जो होता है वो इज इक्वल टू एम बी होता है। ओके, और ये मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो पहली बात तो है कि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। इसका मतलब कि मोमेंटम कभी भी किसी भी बॉडी के लिए सेम नहीं होता। अगर बॉडी इस तरफ से मूव कर रही है उसका मोमेंटम कुछ और होगा, अगर किसी एंगल पे मूव कर रही है उसका मोमेंटम कुछ और होगा, अगर वर्टिकल ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका मोमेंटम कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम है एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इस मोमेंटम को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये आएगा हमारे पास एम बी। इसकी जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कितनी, m कांस्टेंट बाहर और ये dv बाय dt। सो ये आएगा, हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, हम काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन के इक्वल। सो ma, इसका मतलब जो f एक्सटर्नल फोर्स हुई, f एक्सटर्नल फोर्स वो इक्वल टू आ गई मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि आप जनरली देखते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहां से एक चीज हमें और देखने को मिलती है, इसको हम एफ एक्सटर्नल के बजाय हम इसको एफ नेट फोर्स लिखते हैं, एफ नेट, सॉरी ये एफ नेट लिखते हैं। यहाँ पे नेट भी लिख सकते हो, एक्सटर्नल भी लिख सकते हो। ओके, सो अब यहां से हमें एक चीज देखने को मिल रही है, क्या कि बॉडी की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो कि बॉडी के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन होगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक, ये ब्लॉक कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। सो और इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स मेरे पास F1 यहाँ पे लगी हुई है और एक फोर्स यहाँ पे F2 इस तरफ लगी हुई है, और मैं बोलता हूं कि जो F1 है वो बड़ी है F2 से। मतलब जो रिजल्टेंट होगा इस बॉडी के ऊपर वो होगा इस डायरेक्शन की तरफ, ये F1 माइनस F2। मतलब क्या होगा, जो मेरे पास F नेट फोर्स है वो आ गई इक्वल टू F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। मतलब F नेट फोर्स इस डायरेक्शन की तरफ लग रही है। अगर F नेट फोर्स इस डायरेक्शन की तरफ लग रही है तो इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगी वो भी इस डायरेक्शन की तरफ होगी। तो मतलब जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन की तरफ होगी। तो देखो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इस साइड को ही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इसी साइड को हो रही है। तो इस एक कॉम्बिनेशन क्या बोलता है कि बॉडी स्पीड अप हो रही होगी, स्पीड अप हो रही होगी यहाँ पे। ओके, तो न्यूटन लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है कि एफ एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और जो मोमेंटम होता है हमें पता है एम इंटू वी होता है। एम यहाँ से हमने कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, इसकी डिफरेंशिएशन की तो हमें पता है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया। और एक एफ जो मोमेंटम है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो इसी बेस पे एक हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो मेरे पास एक पार्टिकल है या बॉल, कुछ ही बोल सकते हो, जो कि मूव कर रहा है विद 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और इसका जो मास है, मान लो कोई बॉल है, कुछ ही बोल सकते हैं, बॉल या कोई भी बॉडी है, और इसका जो मास है वो हम 3 kg मान लेते हैं। ओके, ये आ गया मेरे पास पहला केस। सो दूसरा केस क्या बोलता है, दूसरा केस बोल रहा है कि मेरा ये बॉडी है और ये मूव कर रही है वर्टिकली ऊपर की तरफ विद सेम वेलोसिटी
मीटर पर सेकंड की, और इसका मास भी हम सेम ही ले रहे हैं 3 kg। और जो नेक्स्ट मेरे पास थर्ड, अब मैं थर्ड की बात करूं, ये बॉल है, ये मूव कर रहा है विद सम किसी एंगल पे, मान लो वो एंगल है मेरे पास यहाँ पे कुछ 30 डिग्री एंगल के साथ ये बॉडी मूव कर रही है विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड और 3 kg इसका वेट है, मास, सॉरी मास है। सो ये 3 केस यहाँ पे मेरे पास देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि इज देयर अ मोमेंटम इज सेम इन ऑल केस, क्या क्वेश्चन क्या है, इज देयर अ मोमेंटम इज सेम फॉर ऑल केस, क्या मोमेंटम सेम होगा इन तीनों केसों के लिए? क्यों? यहां पे वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, मास 3 kg, यहां पे वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, मास 3 kg, यहां पे भी सेम, डाटा सेम है। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या मोमेंटम सेम होगा इन सभी केसेस के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अभी जब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख रहे थे, अभी हमने देखा था कि जो मोमेंटम होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अगर मैं पहला केस देखूं, और इसमें इस पहले केस में देखूं, जो मोमेंटम होगा इस पहले केस के लिए वो हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। सो मास तो आ गया 3 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, बट इन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है? एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया? आई कैप। ओके, सो जो मोमेंटम आ गया इस डायरेक्शन की तरफ आ गया 9i कैप। ओके, ये मेरे पास मोमेंटम इस डायरेक्शन की तरफ आ गया। वैसे ही अगर मैं इस केस में देखूं, मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम आ जाएगा यहाँ पे मास 3 kg है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड की है, बट डायरेक्शन क्या है? वाई डायरेक्शन की तरफ, तो मतलब 3 इंटू 3 जे कैप। ओके, सो मेरे पास मोमेंटम यहाँ पे आ गया 9j। ओके, वैसे ही लास्ट केस अगर हम देखें, यहां पे क्या जाएगा, यहां इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास, तुम्हारे पास 3 kg है, इसको मैंने कॉमन निकाल दिया, और यहाँ पे मेरे पास इस वेलोसिटी के दो वेक्टर हो जाएंगे, एक vx की तरफ, एक vy की तरफ। vx की तरफ कितना हो जाएगा? vx की तरफ यहाँ पे अगर देखें हम, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। ओके, वैसे ही अगर मैं इस वर्टिकल को देखूं, तो यहाँ पे ये आएगा इज इक्वल टू वेलोसिटी का 3 इंटू साइन कितना? 30, साइन 30 मतलब 1/2। बस, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, ये इसके कंपोनेंट की वैल्यू आ गई, मतलब 3√3/2 इन एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप, प्लस वाई डायरेक्शन की तरफ कितना आ गया? 3/2 मतलब 3/2 जे कैप। अगर इसको मैं यहाँ पे 3/2 कॉमन निकाल दूं, मतलब 3 बाहर, 9/2 अंदर बच गया, √3i प्लस 3 तो बाहर आ गया है, जे कैप। ये मेरे पास मोमेंटम आ गया इस केस के लिए। तो यहां से हमें देखने को मिला कि मोमेंटम किसी भी केस के लिए सेम नहीं हुआ, हर जगह मेरा मोमेंटम, हाँ मैग्नीट्यूड इन दोनों केस में सेम आया, बट जो मोमेंटम है एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे 9i, यहाँ पे 9j, और जब किसी इंक्लाइंड एंगल पे हुआ तो इस तरह से हमारे पास ये हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके, सो इसमें एक और चीज हम अगर हम ऐड करें, हमने भी देखा कि फोर्स जो होती है इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है। ओके, सो सपोज करो मेरे पास यहाँ पे P इज इक्वल टू दे रखा है 3t²। P की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 3t², मतलब ये फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। तो बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे क्या होगी? मतलब क्या है यहाँ पे, इससे हमें देखने को क्या मिल रहा है?
जो मी जब जब भी कहते हैं मोमेंटम, जब भी कोई चीज टाइम का फंक्शन हो जाता है, टाइम का फंक्शन हो जाता है, इसका मतलब वो चीज स्टैटिक नहीं रहती, वो डायनेमिक में आ जाती है। जब भी कोई फोर्स वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मतलब वो फोर्स स्टैटिक फोर्स नहीं है, वो ना वो कांस्टेंट फोर्स हो सकते हैं, वो फोर्स एक डायनेमिक फोर्स वहां पे आ गई। जैसे कि डायनेमिक फोर्स का एग्जांपल अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अपनी वैल्यू चेंज करता है, पहले थोड़े सेकंड के लिए आएगा, फिर उसका कि बाद में फिर से आ जाए, मतलब टाइम साथ वेरी करता है। वैसे यहाँ पे जो मेरा मोमेंटम है एक टाइम के फंक्शन में दे रखा है, तो इसका मतलब मेरे को फोर्स की वैल्यू निकालनी है। F इज इक्वल टू मोमेंटम दे रखा है d/dt, और P की वैल्यू है 3t²। बोला है मेरे को फाइंड करने को t इक्वल टू 2 सेकंड में बोला है फाइंड आउट करने को। F की वैल्यू आ गई कितना, 60, t दे रखा है 2, तो मैं 6 इंटू 2 मतलब 12 न्यूटन की फोर्स लगेगी मेरे पास। अगर यहीं पे अगर मेरे को t इक्वल टू 1 सेकंड पे बोला होगा, तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे आ जाएगी मेरे पास कितनी, 6 सेकंड। मतलब यहां से हमें पता लग रहा है कि फोर्स वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसका ग्राफ यहां पे देखूं, फोर्स और टाइम के बीच का अगर मैं ग्राफ देखूं, वो किस तरह से वेरी कर रहा होगा। अगर यहाँ पे हम ग्राफ देखें, तो अगर पहले 1 सेकंड में फोर्स की वैल्यू इतनी आई, कितनी आई, 6 सेकंड। उसके बाद दूसरे सेकंड में मेरे पास फोर्स की वैल्यू कितनी आई, 12 सेकंड। मतलब ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या कर रही है, एक लीनियरली वेरी कर रही है, लीनियरली वेरी कर रही है फोर्स मेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। ओके, अब नेक्स्ट इसी में अगर हम देखें, F इज इक्वल टू dp/dt, F इज इक्वल टू dp/dt, मतलब F एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मैं स्लो, यहां पे अगर स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ क्या होगी, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, जैसे हमने पढ़ा था अभी काइनेमेटिक्स में, जब हमारे पास एक्सटी ग्राफ गिवन होता था, उस एक्सटी ग्राफ की जो स्लोप होती थी वो वेलोसिटी होती थी। वैसे ही अगर मेरे पास कोई पीटी ग्राफ हो, उस पीटी ग्राफ की जो जो भी स्लोप होगी, जो भी थीटा होगा, जो भी स्लोप होगी, वो मेरे को क्या, फोर्स प्रोवाइड कर देगा। जैसा कि अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे मेरे को जो स्लोप आई, सॉरी ये पी है, यहाँ पे जो भी थीटा आया मेरे पास है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, स्लोप की वैल्यू आ गई, मतलब फोर्स की वैल्यू आ गई। ओके, जो भी पीटी ग्राफ की जो स्लोप होगी वो मेरे को फोर्स प्रोवाइड कर देगी। वैसे ही अब अगर मेरे को इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो इंटीग्रेशन dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dt। अगर इस चीज को मैं देखूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो इज इक्वल टू है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, किसका एरिया, जो f और t का जो एरिया होगा, मान लो इस f और t का जो एरिया होगा, इस एरिया के अंदर जो, इस कर्व के अंदर जो भी एरिया आएगा, वो एरिया मेरे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। ओके, क्या, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, विच कर्व, फोर्स और टाइम के बीच में जो भी हमारे पास कर्व है, उसका जो एरिया है वो मेरे को क्या दे देगा, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम देगा। और इसी जो मेरे पास यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व आया है, इसी एरिया अंडर द कर्व को हम नाम देते हैं इम्पल्स। यही हमारे पास इम्पल्स होता है, यही चीज हमारे पास क्या है, इम्पल्स है। ओके, इसको हम इम्पल्स से डिनोट करते हैं। अब बात आती है इम्पल्स एक्चुअल में है क्या चीज। इम्पल्स, अगर मैं यहां पे बात करूं, इम्पल्स, इम्पल्स क्या है, इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब है कि वेरी लार्ज फोर्स, क्या, वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर short interval of time, for short
इंटरवल ऑफ टाइम की बहुत बड़ी फोर्स लग रही है बहुत छोटे से टाइम के लिए, उसी को हम क्या इम्पल्स बोलते हैं। इसको हम आई से डिनोट कर देंगे, इज इक्वल टू ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एफ डी टी। ये मेरे पास इम्पल्स हो आता है, मतलब रेट ऑफ मतलब ये इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम के। इसको मैंने इस इम्पल्स को डिनोट कर दिया मैंने आई से, मतलब ये आई इसका मतलब है आई इज इक्वल टू डीपी के बराबर है। यहां पे वैल्यू पुट कर सकता हूं क्या, एफ डी टी इज इक्वल टू डीपी। ओके, तो ये जो इंटीग्रेशन का जितनी भी टर्म है जिसका मैं एरिया अंडर द कर्व निकाल रहा हूं, जो एरिया अंडर द कर्व है वही मेरे पास इम्पल्स है। जैसे कि यहां पे मैं इसको अगर ड्रॉ करता हूं, सपोज करो मेरे पास एक कर्व है, यहां पे ये T1 है और ये T2 है और यहां पे एक फोर्स है। जो इस कर्व के अंदर का जो भी एरिया होगा, जो भी एरिया होगा, वो एरिया हमें क्या इंपल्स शो करेगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या इंपल्स की वैल्यू होती है। ये हमने इंपल्स के बारे में देख लिया, मतलब हमने न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन पूरा कर लिया। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंडर ही हमने सब कुछ यहाँ पे देख लिया। अब जो नेक्स्ट न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ, जो कि हम सभी जानते हैं, वो होता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। थर्ड लॉज ऑफ मोशन क्या बोलता है? थर्ड लॉज ऑफ मोशन बोलता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। सपोज करो मेरे पास एक वुडन प्लैंक है। ओके, एक वुडन प्लैंक है। ओके, इस वुडन प्लैंक के ऊपर कोई फोर्स लगी हुई है पी अमाउंट की, और यहां पे इसको क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड कराई गई है। ओके, सपोर्ट, इसको बोल देंगे हम हिंज सपोर्ट, यहां पे रोलर सपोर्ट। ओके, सो अब क्या होगा, अगर ये मेरे पास सपोर्ट नहीं होती तो ये तो सिंपली नीचे सेटल डाउन हो जाना था, बट ड्यू टू दिस सपोर्ट के कारण क्या हुआ, ये आ गया एक्शन, जो फोर्स लगी ये होगी हमारे पास यहाँ पे एक्शन। सपोज करो जैसे मान लो ये एक दीवार है, ये दूसरी दीवार है, उस दीवार के ऊपर एक मान लो एक फट्टा ऐसा रख दिया है। हम जल्दी घरों पे देखा होगा, एक बीम होते हैं हमारे घरों में ऐसे दीवारों पे जो लगी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं इसको। ये सिंपली सपोर्टेड बीम होते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं इनको। ओके, सो जैसे इसके ऊपर फोर्स लगी, इस एक्शन के कारण इस जो वॉल है, इस बीम के नीचे जो वॉल है, उसने क्या एक रिएक्शन प्रोवाइड कराया। उस रिएक्शन की वजह से ही ये जो वुडन प्लैंक था या बीम था, ये नीचे सेटल डाउन नहीं हुआ, यहां पे रिएक्शन डेवलप हुआ, ये नीचे रिएक्शन डेवलप हुआ। ओके, सो तो इसका मतलब क्या होगा, जो एक्शन हुआ, एक्शन यहां पे क्या था, ये लोड फोर्स, ये इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ समेशन ऑफ जो इनका क्या था, रिएक्शन का जो रिएक्शन मिले, यहां से एक रिएक्शन मिला, यहां से दूसरा रिएक्शन मिला, इसके इक्वल हो गया, मतलब ये हो गया R1 प्लस R2 के। ये मेरे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको मैं क्या रिएक्शन बोल सकते हैं। ओके, ये रिएक्शन हो गया। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, सुनाओ, अब हम जो हमने अभी तक पढ़ा उसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो मेरे पास एक ब्लॉक है, ये मेरे पास ब्लॉक है, इसका 2 kg का ब्लॉक है और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की है वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसके ऊपर फोर्स लगी, मान लो F इज इक्वल टू 4 न्यूटन की एक फोर्स लगी है इसके ऊपर। ये 4 न्यूटन की फोर्स लगी फॉर 3 सेकंड के लिए। ओके, 3 सेकंड के लिए।
जब इसके ऊपर ये फोर्स लगी, इस फोर्स के कारण क्या हुआ, ये ब्लॉक मूव किया, यहां से यहां पहुंच गया। मान लो ये यहां से यहां पहुंच गया, मतलब T0 से स्टार्ट हुआ, जब T0 फोर्स यहाँ पे स्टार्ट हुई 0 पे, और ये फोर्स लगती रही 3 सेकंड की, 3 सेकंड तक। जब ये 3 सेकंड तक ये फोर्स लगती गई, इसका मतलब ये ब्लॉक मेरा आगे 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 चलता रहा। जैसे t इक्वल टू 3 सेकंड आ गया तो ये ब्लॉक यहाँ पे मेरे पास यहाँ जैसे पहुंच गया। सो अभी रुका नहीं है ब्लॉक। हो सकता है अगर t4 सेकंड पे पूछूं तो मतलब आगे तक जा रहा है, पर मैंने किसी एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे बोला कि इस टाइम पे मेरे को जो भी हमने निकालना है वो चीजें निकालनी है। सो t इक्वल टू 3 सेकंड पे बोला है मेरे को, जो फाइनल वेलोसिटी पूछा है निकालने को, फाइनल वेलोसिटी किस तरह से निकल सकती है। ओके, तो बहुत ही बेसिक है। अभी अभी हमने देखा था, ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियस सी बात है, जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड, ये होगी मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी। सो हमें काइनेमेटिक्स में हमने एक इक्वेशन देखी है, होती है v फाइनल इज इक्वल टू u इनिशियल प्लस at। ये आपने चीज देखी है बहुत अच्छी तरह से। ओके, ये इक्वेशन देखी हुई है, बस इसी इक्वेशन का यूज करेंगे और हम अपनी फाइनल वेलोसिटी निकाल देंगे। हमें u इनिशियल गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, टाइम हमें दे रखा है 3 सेकंड, बट हमें एक्सेलरेशन के बारे में पता नहीं है। जब हमने न्यूटन लॉज, सेकंड लॉज ऑफ मोशन जब हम स्टार्ट कर रहे थे, तब उस टाइम मैंने आपको बताया था जो एक्सेलरेशन जो होगी बॉडी के अंदर, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डिपेंड करेगी कि आपकी बॉडी के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन की तरफ लगी है, उसी के ऊपर मेरे पास एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड भी उसी हिसाब से आएगा और डायरेक्शन भी उसी हिसाब से आएगी मेरी एक्सेलरेशन की। सो इस बॉडी पे जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन की तरफ लग रही है, एक ही फोर्स है। अभी हमने यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स अज्यूम नहीं की हुई है, यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया, हमने ये अज्यूम किया कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो मतलब यहाँ पे ओनली एक फोर्स आ रही है, वो फोर्स है 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है। देखो ये मेरे पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे यहाँ पे 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इसका कुछ वेट है, नीचे mg लग रहा है, मास कितना हो गया 2 इंटू जी, 20 न्यूटन की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और ऊपर की तरफ एक और फोर्स लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये 3 फोर्सेस हमारे पास यहाँ पे लग रही है। बट इन तीनों फोर्स में कौन सी फोर्स होगी जो मेरे काम आएगी? एक फोर्स mg भी है, एक नॉर्मल डायरेक्शन भी है और एक ये भी है। सो ऑब्वियस सी बात है, मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालनी है और यहाँ पे वही एक्सेलरेशन मैं लिखूंगा, उस फोर्स के कारण लिखूंगा जो कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही होगी, क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो इस ब्लॉक को मूव करने के लिए इसी फोर्स का यहाँ पे फंक्शन हो रहा है। ये दोनों तो आपस में कैंसल आउट हो जा रही है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, तो कैंसल आउट हो रही है। ये मतलब एक स्टेबल, इस अगर मैं वाई डायरेक्शन की तरफ देखूं तो एक स्टेबल कन्फिग्रेशन अटेन कर रही है इस डायरेक्शन में, बट इस डायरेक्शन की तरफ इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोई फोर्स लगी हुई है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो फोर्स लगेगी F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमने पढ़ा हुआ है। F नेट इस ब्लॉक पे लग रही है इस डायरेक्शन पे 4 न्यूटन, तो ये 4 इज इक्वल टू मास इसका 2 kg है इनटू एक्सेलरेशन में निकालनी है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो कि नेट फोर्स की डायरेक्शन होती है, और इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लग रही है इस एक्स डायरेक्शन की तरफ, वो इस साइड को लग रही है। तो मतलब अगर ये इस साइड को है तो ये भी इस साइड को है, तो एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरे पास एक्सेलरेशन है। जस्ट अब क्या करना है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे पुट करनी है, मतलब Vf इज इक्वल टू, इनिशियल मेरे पास दे रखा है 10 प्लस एक्सेलरेशन देखा है 2 इंटू टाइम कितना है हमारे पास 3 सेकंड तक बोला हुआ है। Vf जो आ गया वो आ गया मेरे पास 10 प्लस 6, ये आ गया 16 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आ गई 16 मीटर पर सेकंड की, मेरे पास यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आ गई। ओके, ये मेरे पास आ गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट मेरे को बोला है फाइंड आउट करनी, फाइंड द इंपल्स। ऑब्वियस सी बात है, मैंने ये फोर्स लगाई 4 न्यूटन की फोर्स लगाई किसी टाइम इंटरवल में, तो मतलब अभी मैंने पढ़ा था कि
वेरी लार्ज फोर्स किसी बॉडी पे लग रही है फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, 3 सेकंड बहुत छोटा सा इंटरवल ऑफ टाइम है, तो बहुत बड़ी फोर्स या फिर कोई फोर्स किसी बॉडी पे लगे फॉर किसी इंटरवल ऑफ टाइम में, उनका जो प्रोडक्ट होता है, जो एरिया अंडर द कर्व होता है, वही हमारे को इंपल्स शो करता है। सो अब बोला है फाइंड आउट द इंपल्स। हमें पता है इंपल्स क्या होता है। इंपल्स हमें अभी एक क्वेश्चन देखी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व एफ इंटू डी टी, और ये जो एरिया अंडर द कर्व था यही मेरे पास इंपल्स था। ये चीज मैंने निकालनी है, इंपल्स निकालनी है। सो मेरे को पता है मोमेंट, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या होता है, एम फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ये मैं लिखता हूं, रेट ऑफ चेंज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम मैंने कॉमन निकाल दिया तो मैं इसको लिखता हूं ऐसे, इज इक्वल टू इंपल्स, इसको मैं इंपल्स यहां पे ऐसे लिख दिया, और मास मेरे पास कितना दे रखा था, मास यहाँ पे 2 kg है, मतलब ये 2 इंटू फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 16 आ गई थी मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड थी, इज इक्वल टू इंपल्स 2 इंटू 6 इक्वल टू आई, मतलब इंपल्स आ गया मेरे पास यहाँ पे 12। ओके, और एक चीज और, क्या मैं 12 लिखना ठीक है यहाँ पे, 12 लिखना यहाँ पे ठीक है कि मैं 12 ही लिखूं? नहीं, बिल्कुल गलत है। मेरे को यहाँ पे डायरेक्शन भी शो करनी पड़ेगी। तो ये इंपल्स जो लग रहा है ये एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, मतलब यहाँ पे मैं आई कैप शो कर दूंगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, फाइंड फाइनल मोमेंटम व्हेन अ फोर्स F अप्लाइड ऑन अ बॉडी कितनी, 2 न्यूटन की फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए, t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए ये मेरे पास फोर्स लग रही है। सो यहां पे हमने फाइनल मोमेंटम निकालना है। सो आई थिंक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मेरे को सपोज ये मेरे पास एक क्वेश्चन में ब्लॉक दे रखा है, और ये ब्लॉक मूव इसी क्वेश्चन का पार्ट है, मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ओके, ये t इक्वल टू 0 पे था, यहां से स्टार्ट हुआ, और जब ये लास्ट में जब पहुंचा, जब कुछ ना कुछ ट्रेवल किया हुआ, जब इसके ऊपर फोर्स लगी कितनी, 2 न्यूटन की फोर्स लगी, यहाँ पे 2 न्यूटन की फोर्स लगी। इस फोर्स के कारण ये बॉडी आगे मूव की, तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी, एक्सेलरेशन भी इस साइड को ही होगी, मतलब ब्लॉक यहाँ पे पहुंचा। जब ब्लॉक यहाँ पे पहुंचा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जब ब्लॉक पहुंचा, इस टाइम पे मैंने फाइनल मोमेंटम निकालना है बॉडी का कितना होगा। तो सिंपल है सॉल्यूशन, क्या कर सकते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 टू t2 f इंटू डी टी कर सकते हैं। सो इसको मैं लिखता हूं m कॉमन, सॉरी इसको मैं क्या लिखूंगा, p फाइनल, मेरे को फाइनल मोमेंटम निकालना है, माइनस p इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू t 0 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक टाइम मेरे पास दे रखा है, फोर्स 2 न्यूटन की फोर्स है इनटू dt। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहां पे पी एफ माइनस पी इनिशियल कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास इसका दे रखा है मान लो 2 kg, ये 2 kg हाँ 2 kg की बॉडी है, मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब 2 इंटू 2 4 मीटर, सॉरी 4 इतना हमारे पास है मोमेंटम आ गया, इज इक्वल टू इसके बराबर, मतलब 2t कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, मतलब पी एफ माइनस 4 इज इक्वल टू ये अंदर, मतलब ये आ गया 4 माइनस 0, सो पी एफ फाइनल मोमेंटम ये इस साइड चला गया, मतलब 8। ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल मोमेंटम बॉडी का। ओके, ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना हमने इसमें बेसिक ये देखना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। एक्सेलरेशन डायरेक्शन वही होगी जो मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी।
तो फोर्स की डायरेक्शन हमने देखना कि एफ नेट फोर्स कौन सी है, उस हिसाब से हमने पूरा अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। और हमें ये बेसिक क्वेश्चन में पता है, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, विच कर्व, फोर्स और टाइम के बीच में के जो भी कर्व है वो मेरे पास इंपल्स देता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंपल्स ऑन अ बॉडी, फाइंड इंपल्स ऑन body subjected to a force F is equal to T square, F is equal to T square for T equal to 0 to T equal to 2 सेकेंड। ये बोला है फाइंड आउट करने को। तो सिंपल, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें पता है इंपल्स बोला निकालने को, इंपल्स इंपल्स इंपल्स, हमें पता है इंपल्स क्या होता है, हमें पता है इंपल्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन एफ डी टी, टी इनिशियल टू टी फाइनल, ये पता है इंपल्स ये होता है। तो इज इक्वल टू कहाँ से, 0 से 2 तक फोर्स टी स्क्वायर फंक्शन में दे रखी है इंटू डी टी, बस क्या करना है इंटीग्रेशन करनी, टी क्यूब अपॉन 3, 0 से लेके 2, मतलब यहाँ वैल्यू यहाँ पुट कर दो, मतलब 8/3, ये मेरे पास इंपल्स आ गया, 8/3 हमारे पास का इंपल्स आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए इंपल्स के, न्यूटन्स लॉज के जो 3 मोशन है उनके अंडर जितने क्वेश्चन आते हैं हमने सॉल्व कर लिए। नाउ अब जो न्यूटन लॉज मोशन में जो आगे हम पढ़ेंगे, एनएल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनएलएम बोल देते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसमें अगला टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम है क्या चीज? फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम जो है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, इट इज अ, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, किसके लिए, फॉर विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, क्या विजुअलाइज करना होता है हमने, फोर्स, फोर्सेस, टॉर्क, टॉर्क, क्या बोलते हैं हम इसको, मोमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको, मोमेंट, फोर्स, टॉर्क, मोमेंट, और रिएक्शन बोल सकते हैं, रिएक्शन, फोर्स, मोमेंट, टॉर्क, रिएक्शन ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी बाय अ लाइन डायग्राम, बाय एक लाइन डायग्राम होता है, सिंपल है, लाइन डायग्राम। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम जो है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ फॉर फोर्स। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सोचो कि ये कोई बॉडी है, मान लो एक ब्लॉक क्या है, ओके, ये ब्लॉक क्या है, ये ब्लॉक किसी ग्राउंड सरफेस के ऊपर है, और इस ग्राउंड सरफेस के ऊपर होने से इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगी है F1 इस साइड को, और ये किसी इंक्लाइंड किसी चिट्टा एंगल पे है, ओके, और इसके ऊपर फोर्स लग रही है क्या, मान लो एक फ्रिक्शन भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स भी होगी Fs। तो मतलब इसका बोलने का मतलब मेरा है कि इस ब्लॉक के ऊपर कितनी टोटल फोर्सेस लगी है, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो टॉर्क हो, चाहे वो मोमेंटम हो, चाहे रिएक्शन हो, उन सभी फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क को अगर हम रिप्रेजेंट करें किसी बॉडी पे बाय लाइन डायग्राम, उसी को हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। मतलब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट, मैं पूरा ब्लॉक नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इसको एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर दूंगा। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मान लो क्या होते हैं, एक फोर्स F1 इस तरफ लग रही होगी, और मान लो इसी पॉइंट के ऊपर एक फोर्स नीचे, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रही होगी, तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, और एक इसके ऊपर एक ग्रेविटी फोर्स भी लग रही होगी mg नीचे को, ओके ओके, ये mg cos थीटा
ये mg sin थीटा। सो मैंने क्या किया, ये सारी की सारी फोर्स रिप्रेजेंट कर दी इस बॉडी के ऊपर, मतलब विजुलाइजेशन कर दी मैंने। मतलब मैंने F1 फोर्स भी लगा दी यहाँ पे, mg sin थीटा भी लगा दी, mg cos थीटा भी लगा दी, फ्रिक्शन फोर्स भी लगा दी। ये मैंने इस बॉडी के ऊपर ही सारी की सारी फोर्स लगा दी। सो यही मेरा फ्री बॉडी डायग्राम था कि मतलब हमने उस बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही है उस बॉडी के ऊपर, वो हमने रिप्रेजेंट करनी है। सिंपल, हमने बॉडी के ऊपर फोर्सेस रिप्रेजेंट करनी है, उसी को हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। ओके, नाउ अब एक एग्जांपल देखते हैं किस तरह से, एक और एग्जांपल लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, वही जो मैं पहले एग्जांपल की थी, वुडन प्लैंक है। ओके, ये वुडन प्लैंक सपोज करो किसी नदी में मूव कर रहा है। ओके, किसी नदी के ऊपर ये मूव कर रहा है, ये वाटर फ्लो इस साइड को है, वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर का जो करंट है, वाटर करंट इस डायरेक्शन की तरफ है। और इस प्लैंक के ऊपर मान लो 2 पर्सन बैठे हुए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ओके, सो मेरा क्वेश्चन है कि इस बॉडी का फ्री जो भी वाटर सॉरी मेरे पास जो ये वुडन प्लैंक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सो बना सकते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बनाएंगे हम? सिंपल, हमने क्या करनी है, इस वुडन प्लैंक के ऊपर जितनी भी इसके ऊपर फोर्सेस लग रही है वो हमने रिप्रेजेंट करनी है। रिप्रेजेंट करनी है बाय लाइन डायग्राम, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है। सपोज करो ये आदमी जो है इस वुडन प्लैंक के ऊपर बैठे हैं, तो इसको मैं पहले इस वुडन प्लैंक को मैं एक लाइन की तरह शो कर दूंगा, पतली सी लाइन। ओके, इस तरह से एक आदमी ये है, मतलब एक पर्सन P1 है, ये P2 है, तो ये पर्सन P1 का कुछ ना कुछ वेट होगा, तो मतलब एक mg नीचे को लग रहा होगा, यहाँ पे mg बाय P जो पर्सन 1 है। वैसे ही यहाँ पे जो पर्सन 2 है, ये भी कुछ ना कुछ अपना वेट नीचे की तरफ लगा रहा होगा। ओके, मतलब इस वुडन ब्लॉक के ऊपर एक सेट ऑफ फोर्स आ गया, ये रिप्रेजेंट कर दिया। और क्या हो सकता है? दूसरा, ये वाटर भी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, रिएक्शन तो प्रोवाइड करा ही रहा होगा, तो मतलब ये वाटर जो वर्टिकल रिएक्शन थ्रू आउट द बॉडी लगा रहा होगा, ये रिएक्शन बाय वाटर ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ओके, और जनरली अगर हम इनका सभी को क्लब कर दे, सेंटर ऑफ मास से हम इसको पा सकते हैं, बाबू बात की बात है किस तरह से होगा, बट मैंने रिप्रेजेंट किया ये फोर्स है। और क्या फोर्स लग सकती है? जब ये प्लैंक, वुडन प्लैंक मूव कर रहा है, मान लो इस वुडन प्लैंक की वेलोसिटी इस साइड को, ये भी मूव कर रहा है वाटर फ्लो में। सो इन दोनों पॉइंटों के बीच, जो वुडन प्लैंक और वाटर के बीच में एक ड्रैग लग रहा होगा। जो फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे हम, जब फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे तो वहां पे एक फोर्स आती है, शियर फोर्स आती है, दोनों के बीच में एक शियर लग रहा होगा यहाँ पे, मतलब एक फोर्स यहाँ पे, उसको टेंजेंशियल फोर्स लग रही होगी, उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर देंगे, ऐसे, मतलब पीछे की तरफ एक फोर्स, हम इसको एक फ्रिक्शन फोर्स की तरह मान सकते हैं। ओके, तो एक फोर्स इस तरफ फ्लो रही है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी सभी फोर्सेज की किसी बॉडी के ऊपर, वही फ्री बॉडी डायग्राम होगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक हमें समझ आ गया तो इस टॉपिक की हेल्प से हम काफ़ी चीज़ें हैं आगे इन फ्यूचर में, जो टॉपिक है उनको इजीली हम समझते हैं। टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम नाम से पता लग रहा है कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी के ऊपर जितनी भी नेट फोर्सेस है वो जीरो है। मतलब उस बोलने का मतलब है कि जो बॉडी है या फिर रेस्ट पे है, या वो बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी से। मतलब इक्विलिब्रियम का जो बेसिक, अगर मैं फंडा बताऊं आपको, इक्विलिब्रियम का मतलब अगर बॉडी या फिर वो रेस्ट पे आ चुकी है, या दूसरा बोल सकते बॉडी मूव कर रही है, मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये ही इक्विलिब्रियम का मतलब होता है। अब बात आएगी कि इसका मतलब क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब है कि बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आ रही, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है।
जब ये कंडीशन अगर हमें देखने को मिलेगी तो ये कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम की बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर आ गई है। इसी को हम इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी बोलते हैं। ओके, या फिर बॉडी रेस्ट में है, मतलब उसके ऊपर एफ नेट फोर्स, जितनी भी फोर्स है वो जीरो लग रही है ये। या फिर दूसरी कंडीशन जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो भी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन का ही पार्ट होता है। ओके, नाउ इसी में अगर हम आगे बढ़े, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स में आगे बढ़े, सपोज करो मेरे पास एक, आपने देखा होगा स्प्रिंग मास सिस्टम देखा होगा, ये यहाँ पे कोई स्प्रिंग है, ये कोई ब्लॉक है। ओके, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। क्या है इसकी नेचुरल लेंथ है? क्या है? इसको मैं यहाँ पे नेचुरल लेंथ मानता हूं इसकी, यहाँ पे कोई पोजीशन है। ओके, नेचुरल लेंथ है। ओके, ठीक है। फिर यहां पे देखना आप, जब मैंने ये स्प्रिंग स्ट्रेच किया, कुछ फोर्स लगाई, तब इसके ऊपर कुछ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स गए, तो बॉडी क्या स्ट्रेच की होगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगी, उस फोर्स के कारण इसमें कुछ ना कुछ ये बॉडी स्ट्रेच की, तो ये बॉडी कितनी स्ट्रेच की होगी। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये जो फोर्स लगाई इस बॉडी के ऊपर, ये फोर्स मैंने बहुत धीरे धीरे लगाई है, मतलब विद कांस्टेंट वेलोसिटी, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। जहां पे भी v इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, कुछ भी नहीं सोचना, सिंपल सुनना कि ये इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है मेरे पास। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने जो ब्लॉक को मूव कर रहा हूँ विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हूँ, मतलब इस ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब जो नेट फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर, मतलब इस बॉडी को जो एफ नेट फोर्स लग रही है वो जीरो है। क्यों? एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन मेरे पास जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैं इस ब्लॉक को मूव कर रहा हूँ विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पे एफ नेट फोर्स है। मेरा क्वेश्चन है कि जब सिस्टम के ऊपर एफ नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, उस टाइम पे ये कितना स्ट्रेच करेगा, ये मतलब ये इसकी यहाँ पे नेचुरल लेंथ थी, यहां से यहां कितना स्ट्रेच किया होगा, ये फाइनल, ये क्वेश्चन दे रहा है। ओके, सिंपल। सबसे पहले तो हमने क्या करना, जब इस तरह क्वेश्चन हो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन की तरफ एक फोर्स लग रही है F1 अज्यूम कर लो, और एक स्प्रिंग फोर्स लग रही है पीछे की तरफ। इसका आपको पता ही होगा क्या, इसकी वैल्यू k इंटू एक्स होती है, जो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होती है, तो हम इसको लिखते हैं कि F माइनस के एक्स। ये आपने देखा होगा जब हम ऑसिलेशन पढ़ेंगे तो ये चीज आएगी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये मेरे पास क्या होगी, स्प्रिंग फोर्स होगी। ये क्या होगी, स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है। सो क्या हुआ, जब ये ब्लॉक मैंने मूव किया विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब धीरे धीरे इसको मैं मूव करता गया, मतलब इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब नेट फोर्स, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे F नेट इक्वल टू जीरो है। F नेट जीरो होने का मतलब क्या है कि जैसे ही मेरे पास F नेट जीरो कंडीशन आ जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि बॉडी मेरी इक्विलिब्रियम में आ गई है। जैसे मैंने F नेट अटेन कर ली, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई है। मान लो ये थी जब अनस्ट्रेच था ब्लॉक, अनस्ट्रेच से लेके यहां तक कुछ ना कुछ स्ट्रेच किया एक्स साइड, जो मैंने पीछे बताया था। यहाँ पे एफ नेट जीरो नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ फोर्स लग रही थी। जैसे मैं फोर्स लगा रहा था, बैकवर्ड में कुछ फोर्स लग रही थी, और वो फोर्स स्प्रिंग फोर्स बढ़ रही थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। जैसे जैसे मैं एक्स आगे की तरफ मूव कर रहा था, वो मेरी स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ती जा रही थी। बट एक कंडीशन ऐसी आई जहां पे मेरे पास ये बॉडी इक्विलिब्रियम अटेन कर ली, मतलब इस बॉडी के ऊपर एफ नेट जीरो होगी। सो एफ नेट इक्वल टू जीरो, मतलब एक फोर्स इस तरफ F1 माइनस के एक्स इक्वल टू जीरो। जो ये स्ट्रेच किया ये वाला x फाइनल, वो किया इक्वल टू कितना, F1 डिवाइड बाय k, इतना स्ट्रेच किया होगा। मतलब ये इसकी पोजीशन आ गई है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको बोलते हैं एक्स फाइनल क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर दी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई बॉडी की। वैसे ही ये तो था, हमने देखा जब ये हॉरिजॉन्टल में था। अगर यही चीज अगर वर्टिकल में आ जाए, सपोज करो ये मेरे पास एक स्प्रिंग है,
स्प्रिंग के साथ ये मास अटैच है, ओके, ये मास अटैच है, ये इसकी नेचुरल स्टेट है, नेचुरल लेंथ है इसकी, ये इसकी एक नेचुरल लेंथ है। जैसे अब देखो इस यहां पे दो तरह के केस आ सकते हैं। एक, अगर मैं इस ब्लॉक को धीरे धीरे मूव करूं, पहली कंडीशन है, मतलब विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करूं, तो वो इसकी कितनी बॉडी स्ट्रेच करेगी, मतलब कब ये नेचुरल पोजीशन पे, सॉरी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगी। दूसरा, सपोज करो मैंने यहाँ पे हाथ रखा है, मैं इसको धीरे धीरे ला रहा हूँ, पहला केस धीरे 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 ला रहा हूँ, इसका मतलब मैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। मेरे को पता है जैसे मैं इसको नीचे ला रहा हूँ, तो जब यहाँ पे था तो मेरे को ब्लॉक का भार फील हो रहा था, पर जैसे मैं ब्लॉक को नीचे लाने लगा तो उस क्या होने लगा कि जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग कुछ फोर्स कैरी करने लगा, तो मतलब मेरे हाथ पे कुछ फोर्स मेरे को हल्का महसूस होने लगा। वैसे करते 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 नीचे कोई एक पोजीशन ऐसी भी आएगी जब जो नेट फोर्स होगी बॉडी के ऊपर वो जीरो हो जाएगी, मतलब जितनी mg फोर्स नीचे को लगा रहा होगा उतनी फोर्स स्प्रिंग ऊपर की तरफ लगा रही। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, जब मैंने हाथ पे क्या कहते हैं ब्लॉक लिया और एकदम छोड़ दिया तो क्या होगा, ये ब्लॉक ऑसिलेट करने लगेगा, तब कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ब्लॉक मेरा मूव नहीं करेगा। पहले था कांस्टेंट वेलोसिटी था, मैंने धीरे 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 मूव की, मतलब इसको नेट फोर्स जीरो है इसके ऊपर, धीरे 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 मूव कर रहा था, ऐसे 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 अर्थ हो, तो मतलब किसी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगी। मान लो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे थी, जब मैं ये वाली मान लो इक्विलिब्रियम, बट जैसे मैंने दूसरा केस जब एकदम छोड़ दिया तो ये ब्लॉक यहां नहीं आएगा, ये ब्लॉक इसको भी पास कर जाएगा और किसी यहां तक आएगा, जब यहां पे आएगा फिर वापस पीछे जाएगा, तो ये ऑसिलेशन करने लगेगा। तो अभी फिलहाल हम पहला ही केस देखेंगे जिसमें हम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहला ही केस देखेंगे जब v कांस्टेंट है, मतलब ये पार्टिकल जो भी ब्लॉक है मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मेरे पास ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर सपोज करो फोर्स लग रही है एक mg, यहाँ पे एक फोर्स mg लग रही है। इस mg के कारण ये mg धीरे 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 नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब विद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ब्लॉक यहां से यहां पे आया, जब ब्लॉक मान लो यहां पे आ गया, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब यहाँ पे F नेट फोर्स जीरो है, यहाँ पे F नेट जीरो है। इस टाइम पे यहाँ पे जो ब्लॉक पे फोर्स होगी एक mg होगी और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स kx हो जाएगी। बस हमने अब निकालना है कि ये कितना स्ट्रेच किया हुआ है, x फाइनल मेरे पास कितना पहुंचा हुआ है। तो सिंपल, यहाँ पे F नेट इक्वल टू जीरो कितना होएगा, mg माइनस kx इक्वल टू जीरो। mg अपॉन k, ये मेरे पास इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब ये जो ब्लॉक होगा इतना स्ट्रेच करेगा। अगर मैंने इसको एकदम झटके से छोड़ा होता तो ये ब्लॉक यहां पे नहीं रुकना था, ये ब्लॉक आगे तक भी जाता, तो इसके पास जो स्ट्रेच जोन थी स्प्रिंग और स्ट्रेच जोन था। बट अभी हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, जब ये ब्लॉक यहां पहुंच गया, जब दूसरा केस होता तो क्या ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। नेट इक्विलिब्रियम पोजीशन वही होती है जहां पे नेट फोर्स सिस्टम की जीरो हो, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये नेचुरल पोजीशन है, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन पे कभी भी हमारी नेट फोर्स जीरो नहीं होती। ओके, इतनी हमारी क्या होती है, इतनी एक्स अमाउंट से मेरी जो स्प्रिंग होगा वो स्ट्रेच करेगा। इस केस में ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सपोज करो मेरे पास ब्लॉक है, मेरे पास एक इस तरह से इंक्लाइन सरफेस है विद थीटा एंगल, यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो पहले ये जो ब्लॉक था ऐसे रोका हुआ है, मान लो मैंने अपने हाथ से रोका हुआ है, जब मैंने अपने हाथ से रोका और मैं इसको धीरे 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 ला रहा हूँ विद कांस्टेंट वेलोसिटी से, और ये मूव कर रहा है विद v इज इक्वल टू
कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करने लगा तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब अब जो नेट फोर्स होगी कहीं ना कहीं मेरे पास जीरो मेरे को देखने को मिलेगी, और नेट फोर्स वहां जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वही मेरे पास नेट फोर्स इक्वल टू जीरो हो जाएगी। सो अब बोला है कि जैसे मैंने अपना हाथ यहां से धीरे धीरे आगे की तरफ लेने लगा, सो मैंने क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब ये मान लो कुछ देर बाद यहां पहुंचा, मतलब ये स्प्रिंग कितना स्ट्रेच किया, कितनी इसमें इलोंगेशन आई, वही इलोंगेशन आएगी जब तक वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन नहीं करता। सो सपोज करो ये ब्लॉक के ऊपर एक तो फोर्स मेरे पास नीचे की तरफ लग रही है mg, ऐसे mg, ये mg cos थीटा, यहाँ पे mg sin थीटा। सो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है तो सिंपल कुछ नहीं सोचना, एफ नेट इक्वल टू जीरो, ये चीज सोचनी है हमेशा, एफ नेट इक्वल टू जीरो। जब एफ नेट इक्वल टू जीरो तो मतलब क्या होगा, एक फोर्स ये लग रही होगी mg sin थीटा, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखो mg sin थीटा, एक पीछे की तरफ लग रही होगी क्या, स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स इक्वल टू जीरो। सो यहां से जो जो कितना अमाउंट ऑफ मेरा स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ होगा वो हुआ होगा mg sin थीटा बाय के, इतना अमाउंट का मेरा मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस स्प्रिंग की, सॉरी ब्लॉक की, इतने डिस्टेंस कवर करने के बाद मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन उसने अटेन कर दी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है बात, सपोज करो मेरे पास एक ब्लॉक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लाइंड सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक मूव कर रहा है। अब यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ब्लॉक मूव किया विद सम एक्सेलरेशन के साथ, विद सम एक्सेलरेशन की जब बात आ गई तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की बात यहाँ पे हो रही है। सो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स कौन कौन सी लग रही होगी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बस mg फोर्स लग रही है। अभी मैं फ्रिक्शन की बात यहाँ पे डील नहीं कर रहे, फ्रिक्शन को हम यहाँ पे अज्यूम जीरो कर रहे हैं, इसको हम फ्रिक्शनलेस सरफेस मान रहे हैं। सो यहाँ पे mg, दूसरा कंपोनेंट इसका mg cos थीटा, यहाँ पे mg sin थीटा। सो एफ नेट फोर्स कितनी आ गई यहाँ पे, ओनली mg sin थीटा, mg sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट दिस एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करेगी। सो m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई g sin थीटा, ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इतने अमाउंट से मेरी ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी। ओके, सो जब ये चीज आपने देख ली तो इसी के ऊपर हम थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अब हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम इक्विलिब्रियम से एक स्टेप आगे देखेंगे। ये था जब मेरे पास बॉडी मूव कर रही होगी, मतलब इसका मतलब है यहाँ पे v कांस्टेंट नहीं है, ये बॉडी मूव कर रही है विद सम एक्सेलरेशन, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन का मतलब जिस तरफ को नेट फोर्स लग रही है। सो इसी बेस के ऊपर अब हम फोर्स करेंगे, मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब जो भी क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे मोशन में, मतलब बॉडी मोशन के अंदर है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। सो पहला क्वेश्चन है, टू ब्लॉक्स जिनका मास है, मास m1 इज इक्वल टू 4 kg, m2 इज इक्वल टू 2 kg, आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, आर प्लेस्ड side by side, are placed side by side on a smooth horizontal surface, on a smooth horizontal surface, on a smooth horizontal surface with the force F is equal to how much, दे रखा है 20 न्यूटन, यहाँ पे अप्लाई किया है मेरे पास फोर्स, और जो ब्लॉक है उसका मास दे रखा है 4 kg। ओके, ये चीज मेरे पास यहां पे दे रखी है। क्या बोला हुआ है, अब मेरे को बोला है, एक तो पहला बोला है मेरे को फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन निकालनी है मैंने सिस्टम की, कि किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है।
और दूसरा बोला है मेरे को फाइंड करने को नॉर्मल डायरेक्शन बिटवीन द ब्लॉक, नॉर्मल डायरेक्शन बिटवीन द ब्लॉक, डायरेक्शन निकालना है मैंने बिटवीन द ब्लॉक। सिंपल। इस क्वेश्चन को अगर जरा ध्यान से देखें, सपोज करो क्या बोला क्वेश्चन में, दो ब्लॉक है जिसका मास 4 kg, दूसरे का मास 2 kg, और ये दोनों ब्लॉक प्लेस्ड है साइड बाय साइड, ये 2 kg मतलब इस तरह से है, और ये जो रेस्ट कर रहे हैं और स्मूथ सरफेस के ऊपर ये दोनों रेस्ट कर रहे हैं। सो इस सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रही है यहाँ पे 20 न्यूटन, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन की यहाँ पे फोर्स लगी हुई है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अब बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि फाइंड द एक्सेलरेशन, पहला पार्ट है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोला निकालने को। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी या मैग्नीट्यूड होगी वो डिपेंड करेगा एफ नेट की डायरेक्शन के ऊपर, जिस तरफ को एफ नेट फोर्स लगी होगी। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एफ नेट इस डायरेक्शन की तरफ लगी है तो इसी डायरेक्शन की तरफ एक्सेलरेशन लगी होगी, तो मतलब एफ नेट फोर्स डिवाइड बाय मास, टोटल मास जो भी मास है। सो एफ नेट कितनी 20, ये इस डायरेक्शन की तरफ लग रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन की तरफ आएगी, डिवाइड बाय मास कितना है टोटल 4 + 2 6 kg, ये इतनी मेरे पास आ गई एक्सेलरेशन। ठीक है, इतनी मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई। दूसरा बोला है फाइंड डायरेक्शन बिटवीन ब्लॉक, इन ब्लॉक। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं ऐसे तो इसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे लग रही होगी और ये ब्लॉक इस ब्लॉक के ऊपर एक रिएक्शन लगा रहा होगा इस डायरेक्शन की तरफ, वैसे ही ये ब्लॉक इस ब्लॉक की तरफ रिएक्शन लगा रहा होगा, कितना 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 लगा रहा होगा एंड ओके। अब देखो सिंपल, मैंने क्या निकालना है, ये रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है। सो अब ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो इक्विलिब्रियम में तो है नहीं, मतलब एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ नेट यहाँ पे कितना होगा 20 माइनस एन, 20 माइनस एन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किस ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, 4 kg की, 4 इंटू एक्सेलरेशन 20/6। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 3 इधर चला गया, 60 माइनस 3n इज इक्वल टू 2 40, ये इधर चला गया 40, 20/3 वही सेम, n की वैल्यू भी जो मेरे पास n की वैल्यू होगी 20/3 आ जाएगी। इतना मेरे पास नॉर्मल डायरेक्शन इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा। ओके, ये कुछ क्वेश्चन थे, ये कुछ टॉपिक थे आज जो हमने कवर किए। एक तो हमने कवर किया, सबसे पहले हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देखे, 3 लॉज ऑफ मोशन के बारे में देखा। उन लॉज ऑफ मोशन के बाद हमने इम्पल्स के बारे में देखा। उस इम्पल्स के बाद हमने चेंज इन मोमेंटम के बारे में पढ़ा। चेंज इन मोमेंटम के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए। सो आई होप, और बाद में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कब अटेन होती है। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो रही है तो किस तरह कितनी बॉडी स्ट्रेच होगी, उस टाइम पे नेट फोर्स 0 होगी, तो उसकी हेल्प से हम लोकेशन निकाल सकते हैं ब्लॉक की कितना मूव हुआ होगा। और हमने एक और चीज़ पढ़ी, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में हमने आज डिस्कस किया। सो आई होप आपको जितना भी आज डिस्कस हुआ है यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज गेन हुई होगी, मैं होप करता हूँ। सो नेक्स्ट क्लास से हम एक तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे और अपना फ्रिक्शन वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।